Good morning to all of you, all the students. Today's topic is kinds of offer. प्रस्ताव के कितने प्रकार होते हैं, इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे और मेरा लेक्चर इसी पर सीमित होगा कि प्रस्ताव के प्रकार कौन-कौन से हैं, प्रस्ताव का आमंत्रण क्या है, दोनों में अंतर क्या है, या इससे संबंधित जितने भी केसेस हैं। तो प्रस्ताव के प्रकार में पहला प्रकार है स्पेसिफिक ऑफर यानी विशिष्ट प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव का अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति या किसी समूह विशेष से प्रस्ताव करता है तो उसको हम विशिष्ट प्रस्ताव या स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। When a person makes an offer to a particular person or to a particular group of persons, then it is known as specific offer. एक व्यक्ति दूसरे किसी विशेष व्यक्ति से करे, विशेष समूह से करता है तो ये कहा जाता है कि विशिष्ट प्रस्ताव किया। दूसरा सामान्य प्रस्ताव या जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का अर्थ ये होता है कि जनरल ऑफर मीन्स द ऑफर which is made to the whole of world, to the whole of the public. जो प्रस्ताव जनसाधारण के साथ किया जाता है, पूरे संसार के साथ किया जाता है, तो उसको हम सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। सामान्य प्रस्ताव का जो उद्भव है या जो इस पर जो लॉ लेड डाउन किया गया था, विधि प्रतिपादित की गई थी, तो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893 में इस केस में सामान्य प्रस्ताव संबंधी विधि प्रतिपादित की गई थी और तब से यह केस सामान्य प्रस्ताव के लिए अथॉरिटी माना जाता है। इस केस के तथ्य इस प्रकार हैं। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, इसमें वादिनी कार्लिल एक महिला थी, प्रतिवादी कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, स्मोक बाल केस भी इसको कहते हैं, जो इन्फ्लुएंजा की टेबलेट बनाती थी। कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी इन्फ्लुएंजा के स्मोक बाल्स जिसको टेबलेट कहते हैं ये बनाती थी, तो उसने ये विज्ञापन दिया कि जो कोई कंपनी के दिए गए निर्देशों के अनुसार कंपनी की इन्फ्लुएंजा की टेबलेट प्रयोग करेगा और प्रयोग करने के बाद यदि उसको दोबारा इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी उसे 100 पाउंड इनाम देगी और इस इनाम के लिए कंपनी ने 1000 पाउंड अलायंस बैंक में पहले ही जमा कर दिए। इस विज्ञापन को पढ़कर इस केस की वादिनी कार्लिन नाम की जो महिला थी, उसने इन्फ्लुएंजा की गोली का प्रयोग किया, निर्देशों के अनुसार किया और गोली का प्रयोग करने के बाद उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। तब उसने कंपनी को पत्र लिखा कि विज्ञापन के अनुसार मैंने आपकी इन्फ्लुएंजा की गोली का प्रयोग किया है, किंतु मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया है, अतः 100 पाउंड का इनाम जो आपने घोषित कर रखा है वो इनाम मुझे दीजिए। कंपनी ने देने से मना कर दिया। तब कार्लिल ने कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के खिलाफ एक केस दायर किया। कंपनी ने अपना बचाव 3 आधारों पर किया। पहला आधार तो ये था कि कंपनी ने जो विज्ञापन दिया है वो अपने सेल के प्रमोशन के लिए दिया है, बिक्री के बढ़ावा के लिए दिया है। कंपनी का ऐसा कोई आशय नहीं था जिससे वो किसी के साथ विधिक संबंध सृजित करे और न ही इसके प्रति कंपनी इतनी गंभीर थी।
न्यायालय ने कहा कि कंपनी इसके प्रति गंभीर थी, कारण कंपनी ने इस इनाम को देने के लिए विज्ञापन में ये भी लिख रखा था कि इनाम की राशि हेतु 1000 पाउंड अलायंस बैंक में जमा कर रखें। अतः कंपनी इस विज्ञापन के प्रति गंभीर थी और ये प्रस्ताव था। दूसरा बचाव कंपनी ने यह किया कि द एक्सेप्टर कार्लिल हैज नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस। Once there is no acceptance, contract cannot be formed। कि वादिनी कार्लिल ने स्वीकृति की संसूचना नहीं दी थी, और जब स्वीकृति की संसूचना नहीं है तो संविदा का निर्माण नहीं है, अतः इस संविदा को लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि जहां तक सामान्य प्रस्ताव का प्रश्न है, सामान्य प्रस्ताव में जो भी व्यक्ति विज्ञापन की शर्तों को पूरा करता है तो ये माना जाता है कि उस प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई। अतः ये विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि इन केस ऑफ जनरल ऑफर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। सामान्य प्रस्ताव में स्वीकृति की संसूचना देना आवश्यक नहीं है, ये विधि प्रतिपादित की गई। तीसरा एक ग्राउंड और कंपनी ने उठाया कि ये बाजी का करार था, और बाजी का करार शून्य है, अतः इसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो न्यायालय ने कहा कि जहां तक बाजी के करार का प्रश्न है, वो गैम्बलिंग नेचर का होता है, जुए की प्रकृति का होता है। जुए में हार जीत होती है, दाव लगाया जाता है। और इस केस में मान लिया कि कार्लिल को इन्फ्लुएंजा ना होता तो ना तो कार्लिल को जीतने जा रही थी और ना कंपनी कोई हारने जा रही थी। और जब हार जीत नहीं है तो इसे हम दाव नहीं कह सकते, अतः बाजी का करार नहीं है। इस प्रकार से कंपनी के तीनों बचावों को न्यायालय ने खारिज कर दिया और कंपनी को यह आदेशित किया कि जो 100 पाउंड का इनाम आपने घोषित कर रखा है वो वादी कार्लिल को अदा करे। तो ये केस जो है सामान्य प्रस्ताव की एक अथॉरिटी बना। दूसरा केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति का बच्चा खो गया, बच्चे के पिता ने पंपलेट बांटे और उस पंपलेट में लिख रखा था कि जो व्यक्ति मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा वो उसे 500 रुपये इनाम देगा। हरभजन लाल कहीं गया हुआ था, रेलवे स्टेशन में वो बच्चा उसे दिखाई दिया, बच्चे को पकड़कर उसने रेलवे पुलिस स्टेशन को हैंडओवर कर दिया और उसके पिता हरचरण लाल को, प्रतिवादी हरचरण लाल को टेलीग्राम कर दिया कि तुम्हारा बच्चा मिल गया, मैं जो है अमुक रेलवे पुलिस स्टेशन को हैंडओवर कर दिया। इसके बाद जब उसने इनाम की मांग की तो लड़के के पिता हरचरण लाल, प्रतिवादी हरचरण लाल ने उसे देने से मना कर दिया। तब इनाम को पाने के लिए हरभजन लाल ने केस दायर किया। न्यायालय ने कहा कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ ए प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल। कि जो व्यक्ति सामान्य प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है तो ये माना जाता है कि उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अतः हरभजन लाल ने आपके खोए हुए बच्चे को ढूंढ कर दिया है, अतः 500 रुपये आप इनाम उसको दीजिए। तीसरा केस और था एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। गौरी दत्त का भतीजा खो गया था। भतीजा को ढूंढने के लिए गौरी दत्त ने अपने मुनीम लालमन शुक्ला को भेजा। पहले दिन वो चला गया, दूसरे दिन गौरी दत्त ने ये विज्ञापन दिया कि जो कोई उसके बच्चे को ढूंढ कर लाएगा वो उसे 500 रुपये का इनाम देगा। और शाम तक लालमन शुक्ला उस बच्चे को ढूंढ कर ले आया, और जब उसे पता चला कि इसमें 500 रुपये के इनाम की घोषणा भी है तो उसने 500 रुपये
पाने के लिए अपने मालिक गौरी दत्त से कहा कि मुझे 500 रुपये मिले। मालिक ने देने से मना कर दिया। तब उसने केस किया 500 रुपये पाने के लिए। न्यायालय ने यह कहा कि संविदा का निर्माण प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की स्वीकृति से होता है। स्वीकृति तभी होगी जब प्रस्ताव की जानकारी होगी। चूंकि लालमन को प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी, अतः प्रस्ताव की स्वीकृति दे नहीं सकता, और जब प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे सकता तो वो इनाम पाने का हकदार भी नहीं है, कारण संविदा का निर्माण हुआ ही नहीं। मीन्स कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। ये सिद्धांत इसमें प्रतिपादित हुआ। कभी कभी सामान्य प्रस्ताव कंटिन्यू चलते रहते हैं। जैसे कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का है कि दिस एडवर्टाइजमेंट विल रन continuously until unless it is retracted, it is taken back। ऐसे केसेस में जितने लोग भी उस टेबलेट का प्रयोग करेंगे और यदि शर्तों के अनुसार उनका सही नहीं होता तो वो इनाम पाने के हकदार बने रहेंगे। कुछ सामान्य प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो मिसिंग ऑफ थिंग्स एंड पर्सन्स के संबंध में, खोई हुए व्यक्ति हो या चीज़ें हों, यदि उसके संबंध में जब सूचना कोई दे देता है तो प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर वो कंटिन्यू नहीं रहता है। अब ऑफर के साथ एक इनविटेशन टू ऑफर भी है, प्रस्ताव का आमंत्रण भी। प्रस्ताव का आमंत्रण का अर्थ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति विज्ञापन देता है या कोई इश्तहार निकालता है या कोई सूचना देता है और उसमें ये बात दी होती है कि पब्लिक में से जो व्यक्ति चाहें वो कंपनी से प्रस्ताव कर सकते हैं, तो इसे प्रस्ताव का आमंत्रण कहते हैं। प्रस्ताव का आमंत्रण प्रस्ताव नहीं होता है, बल्कि प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। और प्रस्ताव में क्या होता है कि प्रस्ताव में प्रस्तावक ये अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि यदि स्वीकर्ता ने उसे स्वीकार कर लिया तो वो अपने प्रस्ताव के पालन करने से बाध्य हो जाएगा। ये प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव के आमंत्रण में यह है कि वो प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं और जो लोग पब्लिक में से प्रस्ताव करते हैं तो उस पर ये निर्भर करता है कि उन प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करे। यदि स्वीकार कर लेता है तो संविदा हो जाती है, यदि नहीं करेंगे तो संविदा नहीं होगी। जैसे मान लिया कोई कंपनी है, शेयर जारी करती है, तो जब वो शेयर इशू करती है, पब्लिक इशू आता है शेयर का, आईपीओ जिसे कहते हैं, तो वो पब्लिक को ये सूचना देती है कि कंपनी ने इतने शेयर जारी किए हैं, पब्लिक में से जो भी लोग चाहें वो इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी ने प्रस्ताव का आमंत्रण किया है। कंपनी हैज इनवाइटेड द प्रपोजल्स फ्रॉम द पब्लिक। अब पब्लिक में से जो व्यक्ति उसके शेयर खरीदने चाहते हैं वो अपनी अपनी एप्लीकेशन देंगे और जिनकी एप्लीकेशन कंपनी के द्वारा स्वीकृत हो जाएगी तो वो प्रस्ताव स्वीकार होगा और शेयर उसे जारी कर दिए जाएंगे। मान ली 5,000 शेयर उन्हें जारी करना है, 50,000 एप्लीकेशन है, तो 45,000 तो उन्हें छांटना है ना, तो कोई ना कोई रीजनेबल मैनर से वो छांटे जाते हैं, चाहे लॉटरी मेथड हो चाहे अन्य कोई हो। तो इस प्रकार से प्रस्ताव के आमंत्रण में प्रस्ताव को आमंत्रित किए जाते हैं। इसके जब हम उदाहरण देखें तो जैसे किसी दुकान में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि दुकान के दरवाजे पर या खिड़की पर एक मूल्य सूची टंगी रहती है। मान लिया उस मूल्य सूची में आप मान लिया बादाम खरीदना चाहते हैं, बादाम का मूल्य 800 रुपये किलो है। ग्राहक ने कहा कि 1 किलो बादाम दे दो, दुकानदार ने दे दिया।
कि दुकानदार ने मांगा कि 850 कीमत। अब ग्राहक कहता है कि इसमें तो आपने 800 रुपये लिख रखा है, ये तो आपका प्रस्ताव है और मैंने 800 में खरीदने की स्वीकृति दे दी, आपसे मांगा है तो ये संविदा हो गई, रहते आप 850 कैसे ले सकते हैं। तो ऐसे केसेस में न्यायालय कहना है कि मूल सूचियां जितनी भी होती वो सभी प्रस्ताव का आमंत्रण है। अर्थात दुकानदार इसलिए टांगते हैं कि ये जो मूल्य लिखा हुआ है, इस मूल्य पर ग्राहक चाहे तो प्रस्ताव कर सकता है। और ग्राहक जब 800 रुपये किलो बादाम का प्रस्ताव करता है तो ये दुकानदार पर निर्भर करता है कि उसे स्वीकार करता है नहीं। यदि माल मूल्य बढ़ गया है तो वो कहता है 850 रुपये किलो है, तो ये दुकानदार की तरफ से प्रस्ताव हुआ और 850 रुपये किलो में खरीदने के लिए ग्राहक यदि सहमत हो जाता है, स्वीकृति दे देता है, तो संविदा हो गई। अतः जितनी भी मूल्य सूचियां टंगी रहती हैं वो समस्त प्रस्ताव का आमंत्रण है। माल में हर चीज की जो कीमत या प्राइस टैग लगा हुआ है वो प्रस्ताव का आमंत्रण है, प्रस्ताव नहीं है। उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आपने मूल्य जो प्राइस टैग लगा है ये आपका ऑफर है और मैं इसमें खरीदने को तैयार हूँ, अतः संविदा हो गई, ऐसा नहीं कह सकता। वो प्राइस टैग इसलिए है कि ग्राहक जब आए तो कस्टमर चाहे उस प्राइस टैग के आधार पर उस माल के मालिक से, काउंटर से उसका ऑफर करे। यदि वो स्वीकार करता है तो संविदा है, नहीं है तो मूल्य यदि बढ़ा है या घटा जो भी है उस पर दिया जाएगा, उस पर संविदा होगी। तो माल है, शॉप्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स फॉर सेल ऑफ लैंड है, किसी भी प्रकार का सेल हो या टेंडर नोटिसेस हैं, जब मान लिया कोई इंस्टीट्यूशन हुआ या कंपनी हुआ या सरकार हुआ, टेंडर की नोटिस देते हैं तो टेंडर की नोटिस भी प्रस्ताव का आमंत्रण है। और फिर पब्लिक में से जब वो टेंडर की एप्लीकेशन दी जाती है तो उसमें जिसका टेंडर स्वीकृत होता है उसके साथ संविदा होती है, सभी के साथ नहीं होती। तो टेंडर नोटिस भी प्रस्ताव का आमंत्रण है। इस केस का जो अथॉरिटेटिव प्रस्ताव के आमंत्रण का जो अथॉरिटेटिव केस, जिसमें सबसे पहले इस विधि पर प्रकाश डाला गया था, वो केस था हार्वे बनाम फेसी। 1893 का ये भी केस था, हार्वे बनाम फेसी, हार्वे वादी और फेसी प्रतिवादी। इस केस में ये था कि प्रतिवादी के पास एक भूखंड था जिसका नाम था बम्पर हाल पेन। बम्पर हाल पेन वो बेचना चाहता था, तो वादी हार्वे ने एक टेलीग्राम दिया फेसी को कि विल यू सेल द बम्पर हाल पेन, इंटीमेट द लोएस्ट प्राइस बाय टेलीग्राम। ये टेलीग्राम हार्वे ने फेसी को किया, फेसी उस भूखंड का मालिक था, कि क्या आप बम्पर हाल पेन भूखंड बेचोगे, कृपया न्यूनतम मूल्य सूचित करें। फेसी ने न्यूनतम मूल्य 900 पाउंड सूचित कर दिया। बेचेगा कि नहीं बेचा इस संबंध में उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दिस क्वेश्चन वाज रिजर्व्ड। फिर दूसरा टेलीग्राम फिर हार्वे ने किया। जब फेसी ने कहा कि न्यूनतम मूल्य 900 पाउंड है तो हार्वे ने फिर टेलीग्राम किया कि आई एम एग्री टू बाई द बम्पर हाल पेन फॉर 900 पाउंड्स। 900 पाउंड में मैं आपका भूखंड बम्पर हाल पेन खरीदने को तैयार हूँ। तो फेसी ने बेचने से मना कर दिया। तब जाकर हार्वे ने इस संविदा के पालन के लिए एक केस दायर किया और ये कहा कि हार्वे ने जब न्यूनतम मूल्य 900 पाउंड सूचित किया था तो ये उसका प्रस्ताव हो गया। इस प्रस्ताव के आधार पर मैं खरीदने को तैयार हुआ तो ये स्वीकृति हो गई, अतः संविदा हो गई। अतः फेसी को आदेशित किया जाए कि इस भूखंड को 900 पाउंड में बेचे। न्यायालय ने कहा यहाँ कोई संविदा नहीं हुई। न्यायालय ने कहा कि जब प्रतिवादी फेसी ने जवाब दिया तो उसने बेचने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया, उसने केवल उसका 900 पाउंड कीमत बताई, बेचेगा कि नहीं इसका कोई उत्तर नहीं दिया। तो 900 पाउंड का जब उसने न्यूनतम प्राइस इंटीमेट किया तो यह प्रस्ताव का आमंत्रण था। इट वाज इनविटेशन टू ऑफर टू हार्वे। हार्वे के लिए प्रस्ताव का आमंत्रण था।
और हार्वे चाहे तो 900 पाउंड पर खरीदने के लिए प्रस्ताव कर सकता है। तो हार्वे ने जब कहा कि मैं 900 पाउंड में खरीदने को तैयार हूं, ये मूल प्रस्ताव बनकर जा रहा है और इस प्रस्ताव को फेसी ने बेचने से मना कर दिया, तो इस प्रस्ताव से उसने इनकार कर दिया, अर्थात स्वीकृति नहीं हुई। और जब स्वीकृति नहीं हुई तो संविदा का निर्माण नहीं हुआ, और जो संविदा नहीं हुई तो इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं की जा सकती, और यहाँ पर उस केस को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया गया कि जब संविदा का निर्माण नहीं तो इसको हम लागू नहीं कर सकते। दूसरा केस एक मैकफरसन बनाम अपन्ना का था, 1951 का, सुप्रीम कोर्ट का, अपने यहाँ का। मैकफरसन वादी और अपन्ना प्रतिवादी। प्रतिवादी अपना एक लॉज बेचना चाहता था। मैकफरसन ने 6,000 रुपए में खरीदने के लिए प्रस्ताव किया अपन्ना से। अपन्ना उस प्रस्ताव को अपने पास डंप करके रख लिया। इसके बाद मैकफरसन ने उसके एजेंट से ये कहा कि भैया वो कुछ ज़्यादा कीमत लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो अपन्ना के एजेंट ने कहा कि 10,000 रुपए से कम का नहीं बेचेगा वो, ये एजेंट ने कह दिया। तो मैकफरसन ने यहाँ से प्रस्ताव किया कि मैं 10,000 रुपए में वो लॉज खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन प्रतिवादी अपन्ना ने बेचने से मना कर दिया। तब मैकफरसन ने केस दायर किया कि जब उन्होंने 10,000 रुपए कहा था तो मैं उसको खरीदने को तैयार हूँ, ये स्वीकृति हो गई और संविदा का निर्माण हो गया, तो इस संविदा को लागू किया जाए। न्यायालय ने कहा कि जब एजेंट ने ये कहा था कि 10,000 रुपए से कम का नहीं बेचेगा, तो ये प्रस्ताव का आमंत्रण था मैकफरसन के लिए। और जब प्रस्ताव का आमंत्रण था कि 10,000 में चाहे मैकफरसन प्रस्ताव कर सकता है, तो मैकफरसन ने जब ये कहा कि मैं 10,000 में खरीदने को तैयार हूँ, ये उसे स्वीकृति मान रहा है, जबकि ये मूल प्रस्ताव है। और जब ये मूल प्रस्ताव अपन्ना के पास गया तो उसने बेचने से मना कर दिया। अतः यहाँ पर संविदा का कोई निर्माण नहीं हुआ, कारण प्रस्ताव के आमंत्रण को प्रस्ताव मानकर स्वीकृति नहीं दी जा सकती। प्रस्ताव के आमंत्रण में प्रस्ताव मांगा गया है, प्रस्ताव करिए, इसके बाद वो स्वीकृति देगा, तब संविदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से काउंटर ऑफर में यही होता है। जब प्रति प्रस्ताव होता है तो जब प्रस्तावक कोई प्रस्ताव करता है और स्वीकर्ता उसमें कोई फेर फार करता है या उसको मॉडिफाई करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ खरीदने के लिए प्रस्ताव किया, मान लीजिए मोटरसाइकिल, वो कहता है कि मैं 50,000 में आपकी मोटरसाइकिल खरीदने को तैयार हूँ। बी से कहता है, ए जो है बी से कहता है, बी कहता है मैं 60,000 से कम का नहीं दूंगा। तो ए ने प्रस्ताव किया 50,000 का, बी ने उसे मॉडिफाई कर दिया 60,000 का, तो 50,000 का प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव, वो समाप्त हो गया। अब बी की तरफ से नया प्रस्ताव 60,000 का आ रहा है। जब ये 60,000 का प्रस्ताव फिर ए के पास आए तो ये कहता है 60 नहीं, मैं 55,000 में खरीदने को तैयार हूँ। तो जब ये 55,000 का है तो 60,000 वाला बी का प्रस्ताव वो समाप्त हो गया और यह नया प्रस्ताव 55,000 का गया बी के पास। फिर जब इन्हें कहा 55,000 में मैं उसको खरीद सकता हूँ, तो बी ने कहा मैं 55,000 में बेचने को तैयार हूँ, ये संविदा हो गई। तो इस प्रकार से प्रति प्रस्ताव में जब तक मूल प्रस्ताव में फेर फार या चेंज या मॉडिफाई किया जाता रहेगा, तब तक जो है वो मूल प्रस्ताव जो है, पुराना मूल प्रस्ताव नष्ट होता रहता है। और अंत में जो एक बात जाती है, जो एक मूल प्रस्ताव जाता है अंतिम बनकर, और उससे जब स्वीकृति हो जाती है तो संविदा का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रति प्रस्ताव का है। इसके बाद आपका एक्सेप्टेंस का एक टॉपिक रह गया, जो कि मैं अब कल उसको कवर अप करूँगा, और इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपके पास भेज दूँगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। कारण मैं लेक्चर तो हिंदी में देता हूँ और लिखता हूँ नोट्स इंग्लिश में। कारण इसलिए कि हिंदी में जब मैं लेक्चर देता हूँ तो हिंदी वाले लड़के ज़्यादा हैं, वो उसको समझ लें। इंग्लिश में मैं बोलूँगा तो सबको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं। इंग्लिश में नोट्स में इसलिए आपको दे दूँगा कि इससे इंग्लिश वालों को भी फ़ायदा हो जाएगा
कि वो इससे पढ़ लेंगे, समझ तो लिया हिंदी में उन्होंने, इंग्लिश में पढ़ लेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, और अ, हिंदी वाले भी इंग्लिश में नोट्स पा जाएँगे, तो दोनों भाषाओं का उन्हें ज्ञान हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश के छात्रों को हिंदी इंग्लिश में इस सिस्टम मैंने अडॉप्ट किया है, इससे दोनों मीडियम में उन्हें फ़ायदा हो। यदि और भी कोई आपकी इसमें सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, वो आप बता सकते हैं, तो उसके अनुसार से भी मैं कर सकता हूँ। यदि आप चाहें तो मैं इंग्लिश में भी अपना लेक्चर अपलोड कर सकता हूँ। हिंदी इसलिए मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ कि 90% हमारे छात्र जो हैं हिंदी मीडियम के ही, इसलिए मैं हिंदी में देता हूँ लेक्चर। इंग्लिश में नोट्स देता हूँ जो दोनों के लिए उपयोगी होंगे। परीक्षाओं के लिए, चाहे एलएलबी हो, चाहे एलएलएम हो, इवन कॉम्पिटिशन के लिए भी नोट्स आपके लिए उपयोगी होंगे। चलिए फिर आज यहीं इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।